हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, क्या कहता है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाषा अर्जन होता क्या है। तो भाषा अर्जन वो होता है बच्चे की मातृभाषा। क्या होती है? बच्चे की मातृभाषा। जब बच्चा अपने परिवेश के द्वारा भाषा अर्जित करता है तो वो हमारा क्या होता है? भाषा अर्जन। यानी कि जिसमें कोई किताब उताब नहीं होती, अपने वातावरण और परिवेश के द्वारा बच्चा समाज के द्वारा खुद ही भाषा अर्जित करता है। यही होती है हमारी भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम ये होता है कि प्रॉपर स्कूल। क्या होता है? प्रॉपर स्कूल जो हम स्कूल में सीखते हैं अभ्यास के द्वारा। और जैसे हम ग्रामर, वर्ड मीनिंग, ये सब क्या होता है हमारा, लेटर, ये सब जिसे स्कूल में हम सिलेबस के आधार पर जब हम सीखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? भाषा अधिगम। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा था? भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन वो होता है जब हम परिवेश समाज के द्वारा हम भाषा को अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है बच्चे को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। तो हाँ, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी भी देख लेते हैं कि बच्चे को व्याकरण के नियम बताए जाएं। तो व्याकरण के नियम नहीं, व्याकरण के नियम वहाँ बताए जाएं भाषा जहाँ पे भाषा अधिगम होता है, जैसे हमारा स्कूल। ऑप्शन सी क्या कहता है? बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए। तो अनुवाद भी नहीं होगा, ये हमारा सब भाषा अधिगम में होगा। ऑप्शन डी कहता है बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। तो पठन के अवसर किस में दिए जाते हैं? भाषा अधिगम में। क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है उसमें तो कोई किताब नहीं होती ना, वो तो आप अपने परिवेश वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को भाषा का परिवेश एक्सपोर्ट दिया जाए। तो भाषा अर्जन हमारा क्या होता है? यही होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी टॉपिक पर मानस मंथन क्या होता है? मानस मंथन वो होता है यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, हालांकि वह वयस्क और सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? क्या कह रहा है कि एक टॉपिक पर मानस मंथन करते हुए, मानस मंथन हमने अभी आपको बताया, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद भी बालिका एक जो है मानस मंथन भी किया और उस करने के बाद भी बालिका अपने अनुच्छेद को नहीं लिख पा रही है। हालांकि जब वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन जब उसको मिलता है तो वो उस कार्य को क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। मार्गदर्शन यानी कि जब उसको गाइडेंस मिलता है। अगर यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझेंगे कि बात क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा उसको कोई कार्य करने में दिक्कत आ रही है, अगर कोई उसे मदद दे दे, जैसे दोस्त दे दे, टीचर दे दे, अभिभावक दे दे, तो ये सब क्या हम कहलाता है? इसके फोल्डिंग, पाड़, मचान, ढांचा। ये किसने बताया है? लेवाइगोस्की ने बताया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी फोल्डिंग की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि वयस्क यानी कि उससे बड़े और सहपाठी यानी कि उसके मित्र क्या कर दे? उसका मार्गदर्शन, उसको गाइडेंस दे दे, तो उस कार्य को क्या कर लेगी? पूरा कर लेगी। तो ये क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है, मदद। सहपाठी शिक्षण की बात नहीं हो रही क्योंकि सहपाठी तो मदद कर ही रहा है, सहपाठी परामर्श की बात नहीं हो रही। ऑप्शन टीम शिक्षण की भी नहीं बात हो रही। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मदद यानी कि इसके फोल्डिंग की बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छ है तो इसका तात्पर्य है, क्या कहता है कि जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छ है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो पहले हम ये देखेंगे कि भाषा यादृच्छ किसे कहते हैं। भाषा यादृच्छ उसे कहते हैं जहां पर भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई संबंध नहीं होता। क्या होता है भाषा यादृच्छ? भाषा यादृच्छ वो होता है कि जहाँ पर भाषा और उसके शब्दों और अर्थों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। ये हमारा क्या होता है? भाषा यादृच्छ होता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो अपने आप में तो ये सही है कि भाषा जो है क्या होती है? भाषा की विशेषताओं में होता है कि भाषा सिद्धांतों का पालन करती है।
तो ये अपने आप में सही है, लेकिन जो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में सही नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच अंतर नहीं संबंध। तो हमने आपको क्या बताया, भाषा यादृश क्या होती है कि क्या हो, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध ना हो। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित हो, ना कि बस यूं ही। तो हमने क्या अभी बताया कि संबंध हो ही ना, संबंध ठोस कारण पर आधारित ना हो, क्योंकि क्या हो कि वो नहीं की बात करता है कि मतलब संबंध नहीं होते हैं जहाँ पर। अब आप ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी क्या कहता है, कहता है कि बच्चों के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं, संबंध नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा भाषा यादृश होती है कि जहाँ पर भाषा और शब्दों और उसके अर्थों के बीच कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो क्या है, पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है और किसी चीजों से हम नहीं सीख सकते। ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यालय के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। तो बस एक ही अध्यापक और विद्यार्थी के लिए बस एक महत्वपूर्ण सामग्री है। ऐसा तो है नहीं कि पाठ्य पुस्तक ही एक ऐसा साधन है जिसमें बच्चा पाठ्य पुस्तक से ही सीख पाएगा और बाकी नहीं सीखे। ब्लैक बोर्ड है, इन्वायरमेंट है, एग्जाम्पल है, कंप्यूटर है, इनके द्वारा भी तो बच्चा सीखता है। ये सब क्या है, सीखने की रिसोर्स है। और तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो हाँ, एक ही रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक क्या है, हमारी पाठ्यचर्या यानी कि कैरिकुलम में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, अपने विद्यार्थी को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रश्न को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थी को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि मतलब कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं और आप विद्यार्थी को क्या पाठ्य सामग्री अच्छी तरह पढ़ने के लिए कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आप जो है संदर्भ और प्रश्न को जो पढ़ रहा है उसको संदर्भ और प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उससे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यह आप उसमें किस तरह के पठन को विकास कर रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है कि गहन पठन। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है कि गहन पठन कहाँ होता है, क्लास में। कहाँ होता है, क्लास में ही गहन पठन होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, विस्तृत पठन। तो विस्तृत पठन भी हम घर में भी कर सकते हैं, अपना विस्तार से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है बारीकी से पठन। तो यहाँ पे बारीकी से पढ़ने की कोई बात नहीं हो रही थी, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बारीकी से पढ़ना हो हर एक पॉइंट को देखकर, तो ये बारीकी से बात नहीं हो रही थी। ऑप्शन डी कहता है सरसरी। तो सरसरी निगाह से भी हम नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि सरसरी निगाह में क्या होता है, मोस्ट पॉइंट को हम देखते हैं, तो वो सरसरी पठन होता है। तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि गहन पठन होता कहाँ है, तो क्लास कक्षा की बात हो रही है और कक्षा में ही गहन पठन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी पाठ्य सामग्री में से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। क्या कह रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है। लोकल लैंग्वेज होती है कि जिसमें विशिष्ट सामग्री से आप क्या करें, सूचनाओं को निकालें और उसको क्या करें कि मतलब अगर आपसे उसके प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका क्या करें, डेटा निकाल कर आप उसको बता सकें। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ये कहता है कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की तो कोई बात हो ही नहीं रही। और निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष की भी नहीं बात हो रही। वैश्विक यानी कि दुनियादारी की भी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये स्थान की बात हो रही कि आप पाठ्य पुस्तक सामग्री से विशिष्ट सूचनाओं को पहले निकालेंगे उसका स्थान से।
मतलब सूचना को निकालेंगे उसके उद्देश्य, और फिर क्या करेंगे आप, कोई आपसे पूछे, बताए, अगर आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, उस डाटा को निकाल कर आप उसको बता सकते हो। तो यही यहाँ पे बात हो रही है स्थानीय। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याकरण पढ़ाने का निगनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले डैश, क्या कह रहा है कि व्याकरण पढ़ाने का निगनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले डैश। तो हम, एक होता है हमारा निगनात्मक उपागम और एक होता है हमारा अगनात्मक उपागम। तो निगनात्मक उपागम में क्या होता है, यानी कि निगनात्मक उपागम यानी कि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम बच्चे को नियम बताते हैं और फिर उदाहरण बताते हैं। जैसे कि हम संज्ञा की परिभाषा उसको बताते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल देते हैं। परिभाषा हमने बता दी कि किसी संज्ञा की किसी प्राणी स्थान के भाव को, फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि एग्जाम्पल जैसे राम और सीता। तो ये क्या हो गया हमारा निगनात्मक उपागम, पहले हमने क्या बताया, इसको परिभाषा दी, फिर उसको एग्जाम्पल बताए। तो नियम से उदाहरण की तरफ जो होता है, पहले नियम बताओ फिर उदाहरण दो, तो ये हमारा क्या होता है निगनात्मक उपागम। और जो हमारा अगनात्मक उपागम होता है उसमें क्या होता है कि पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर नियमों को बताते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है कि ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराना, तो यहाँ पे रटने की कोई बात नहीं हो रही, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि नियम प्रस्तुत करने चाहिए, तो हाँ नियम की तो बात हो रही है। ऑप्शन सी क्या कहता है उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, तो उदाहरण किसमें होता है हमारा इंडक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम, यानी कि अगनात्मक उपागम। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, तो ये भी नहीं हो रहा हमारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, यहाँ पे नियम से उदाहरण की तरफ होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। क्या कह रहा है कि डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी कि क्या कह रहा है कि हम एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको क्लास में कहानी सुनाई, और हमने कहा कि अच्छा ये बताओ, और इसका एंड भी बताया, कोई कहानी भाई सुनाएंगे तो उसका एंड तो बताएंगे, एंड भी किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये बताओ अच्छा ये इस कहानी में और क्या क्या हो सकता था, तो ये क्या कहलाएगा कि अपने अनुमान से ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक्स्ट्रापोलेशन, कि हमने एंड बताया और फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस कहानी का एंड और क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि व्याख्या करना, तो व्याख्या करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है पाठ सामग्री का विस्तार एक्स्ट्रापोलेशन, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि पाठ सामग्री का क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है, एक्स्ट्रा अनुमान लगाया जा रहा है। ऑप्शन सी कहता है विश्लेषण करना और ऑप्शन डी कहता है निष्कर्ष, तो ये भी हमारे दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाठ सामग्री का विस्तार यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। क्या कह रहा है कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है, यानी कि क्या कह रहा है कि मातृभाषा को स्थान नहीं देना है, टारगेट लैंग्वेज को स्थान देना है। जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है उस पर ध्यान देना। जैसे कि क्या होता है कि हमारा लक्ष्य होता है कि हम इंग्लिश कराएंगे, मतलब लक्ष्य जिसका लक्ष्य होता है वो वाली भाषा हमको करानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन बी कह रहा है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है द्विभाषिक, तो द्विभाषा में क्या होता है दो भाषाओं का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन डी क्या कहता है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है सुनकर बच्चा बात करेगा, जो बोलना होगा बोलेगा, हाँ तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि सभी भाषा में बच्चा क्या करता है सुनकर पहले सुनेगा फिर बात करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष का यहाँ पे बात होगी कि मातृभाषा की कोई स्थान नहीं दिया जा रहा, लेकिन टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा की यहाँ पे बात को उसको जो है उसको क्या किया जाएगा, उसकी विशेषता दी जाएगी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुछ भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसके कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ऑप्शन ए कहता है संरचना, तो संरचना में क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात हो, स्ट्रक्चर की तो कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, समग्र भाषा की बात हो रही। समग्र भाषा में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो कल्पनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, सभी सही होती हैं। ऑप्शन सी कहता है कि संप्रेषणात्मक संप्रेषण, यानी कि जहाँ पर बातचीत, तो बातचीत भी नहीं हो रही। ऑप्शन डी कहता है संरचनावादी, तो जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, तो ये तीनों की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समग्र भाषा की बात। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थी के लिए लाभ है। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थी के लिए लाभ है। पहले तो ये देखेंगे कि स्वच्छंद लेखन होता क्या है। स्वच्छंद लेखन वह होता है जब इंडिपेंडेंट राइटिंग, यानी कि फ्री राइटिंग, जहाँ पर बच्चा अपने मन से जो उसको लिखना हो वो लिख सकता है, यानी कि बच्चा अपने सोच विचार अपने मन, यहाँ पे बच्चा बंधा नहीं है, अपनी बातों को वो अपने अनुसार सोच विचार कर लिख सकता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुण धर्म समावेशित कर सकते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी तो कोई बात नहीं हो रही गुण धर्म की। ऑप्शन बी कहता है कि यह शिक्षार्थी को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, रचनात्मक विचार, उसके जो मन में विचार आते हैं उनको वो लिखता है फ्री राइटिंग में। ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, आपको लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिखो, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लिखने या ना लिखने की कोई बात नहीं होती, होता क्या है कि आपको लिखना है, चाहे कुछ भी लिखिए। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। महसूस करते हैं कि उनको अधिक लिखें या कम लिखें, इससे मतलब नहीं है, लेकिन लिखना है, तो महसूस यहाँ पे लिखा है, महसूस नहीं करते, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि होता क्या है इसमें, फ्री राइटिंग में यहाँ शिक्षार्थी प्रवाह के साथ रचनात्मक लिखने के तरीके के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमारा क्या है, स्वच्छंद लेखन, यानी कि फ्री राइटिंग। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि प्रयोग करना होता है। क्या कह रहा है कि यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे सोचना, चिंतन, तर्क, ये सब प्रयोग में यहाँ पर आएंगी। तो ऑप्शन ए कहता है संरचनात्मक अधिगम, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी बात तो हो नहीं रही। ऑप्शन बी कहता है मौखिक अधिगम, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है कि अवधारणा अधिगम, तो हाँ ये तो हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि गत्यात्मक कौशल अधिगम, तो गत्यात्मक कौशल अधिगम क्या होता है, जहाँ पर दौड़ने भागने की बात हो, जैसे बहुविधि सिद्धांत में हमने आपको बताया था 8 प्रकार, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अवधारणा अधिगम, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसका आंसर आप बता लेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही थी, तर्क और चिंतन के द्वारा आप क्या करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे, कितना भी मुश्किल कठिन हो क्वेश्चन हो आप उसको आंसर बता लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अवधारणा अधिगम। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थी में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थी के मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। कह रहा है कि कौन सा है जो विद्यार्थी में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। तो ऑप्शन ए कहता है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है कि अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समयबद्ध पठन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समयबद्ध पठन की तो कोई बात हो नहीं रही, पाठ्य सामग्री की कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है रोल प्ले में भाग लेना, यानी कि रोल प्ले, यानी कि कोई आप नाटक का रोल प्ले करा रहे हैं, डायलॉग उसको याद करा रहे हैं,
तो क्या होगा ये हमारा, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन से ज़्यादा हमारा सी ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है, कविता को कंठस्थ करने के बाद कविता का समयबद्ध गायन, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो वो हमारा आंसर सीटेड में सही होता है। रोल प्ले में बच्चा करके सीखेगा ना, कि उसको डायलॉग याद करेंगे फिर वो एक्टिंग करेगा, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, आपको आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। आप चूंकि स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक है जिनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, पंजाब के प्राथमिक विद्यालय में हुई है, वो क्या है, वहाँ की स्थानीय की जो भाषा है पंजाबी वो नहीं जानते हैं, वही यहाँ पे बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है समुदाय को हिंदी सिखाने के लिए प्रेरित करना, तो आपको नहीं आती ना, तो आप सीखिए, समुदाय के से क्या मतलब। ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है बच्चों की भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, तो ये तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ बच्चे की हित की बात हो रही है, अपनी बात नहीं हो रही कि आपको नहीं आती, लेकिन बच्चे की जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है कि अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, तो बात तो यहाँ पंजाबी की हो रही है, अंग्रेजी की कौन सी बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है किसी हिंदी भाषा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, तो यानी कि आपको पंजाबी नहीं आती तो आप क्या करेंगे, कि मतलब जो है आप अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण की बात कर रहा है। निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, निदानात्मक परीक्षण वो होता है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है और उसको कार्य में उसको दिक्कत आ रही है, फिर आप क्या करेंगे, उसकी दिक्कतों को समझेंगे, फिर उसकी दिक्कतों को पहले तो आप उसकी दिक्कतों को जानेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी दिक्कतों को दूर करेंगे, निदान करेंगे, उपचार करेंगे, यही हमारा क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। तो ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थी के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, तो रिपोर्ट कार्ड तो क्या होता है हमारा, समेटिव असेसमेंट होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न करना, तो योगात्मक आकलन अभी हमने बताया ना, रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाना, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावक को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। करना क्या है, निदान परीक्षण। ऑप्शन डी कहता है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, यानी कि क्या कह रहा है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनके अंतर को जानेंगे, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, फिर उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे, उनके उपचार करेंगे उनका, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज हमने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी में हमने पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।